मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विकास, कृषि, ऊर्जा, परिवहन और खनन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि इन फैसलों का सीधा प्रभाव आम जनता और विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा। बैठक के सबसे अहम निर्णय छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी से जुड़ा रहा, जिसके तहत कंपनी का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार का मानना है कि इस कदम से पावर सेक्टर में निवेश बढ़ेगा और कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। धान के अलावा अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की योजना को स्वीकृति दी गई है। इस कदम का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और कृषि पर एकल निर्भरता को कम करना बताया गया है। राशन व्यवस्था से जुड़े निर्णय में सरकार ने राज्य के राशन कार्डधारियों को पहले की तरह चना वितरण जारी रखने का फैसला लिया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी। शहरी परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसें संचालने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से न केवल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े निर्णयों में योग विषय को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने का फैसला लिया गया है, ताकि योग शिक्षा और प्रशिक्षण को अधिक व्यवस्थित और संस्थागत रूप दिया जा सके। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। इस महत्वपूर्ण निर्णय से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा तथा कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को नई मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों एवं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सरगुजा संभाग के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी द्वारा अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कड़ा पलटवार किया है। सिंहदेव ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना और संचालन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ था। भवन निर्माण के दौरान बजट से अधिक खर्च के बावजूद संस्थान को शुरू कराया गया और सुपर स्पेशलिटी व पीजी पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए, जिसमें करीब 48-49 पीजी सीटों की स्वीकृति शामिल है। अब पैसा आ गया है, आप खुद ही बोल रहे हैं वित्त विभाग का काम जो टीएस सिंहदेव जी यहीं के हमारे प्रतिनिधि रहे हैं और स्वयं के पास हेल्थ डिपार्टमेंट था और स्वयं डिप्टी सीएम थे, लेकिन वित्त विभाग उस समय भूपेश दाऊ के पास था। तो जय वीरू के झगड़े में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का भी पैसा नहीं आ पा रहा था, लेकिन हमारी सरकार आते ही लगभग 100 करोड़ से ऊपर की राशि 100 करोड़ से ऊपर की राशि हमने तत्काल स्वीकृति प्रदान की है। अब निर्माण एजेंसियों को भी मैं प्रभारी मंत्री के वित्त मंत्री के रूप में मैंने अपना काम कर दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे निर्माण एजेंसियों को भी प्रभारी मंत्री के रूप में मैं और तेज़ी से काम करने के लिए बोलूँगा, ताकि मेडिकल कॉलेज का एक कंक्लूजन पे पहुँचे और सरगुजा क्षेत्र जो इतने दशकों तक कांग्रेस के राज में मेडिकल कॉलेज से वंचित रहा था, उसे आगे संपन्न किया जा सके। आज पुनः ओपी चौधरी जी ने मुझे स्मरण किया से हमारे प्रभारी मंत्री हैं, अंबिकापुर आए थे, उनने याद किया, तो चलिए उनको भी प्रणाम। लेकिन बयान आजकल साहब के राजनीतिक ज़्यादा हो जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछा गया तो कांग्रेस शासन उनने याद किया, जय वीरू को भी याद कर लिया। जितना काम हुआ उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेडिकल कॉलेज चालू करवा दिया गया, हॉस्पिटल जो बजट था उससे ज़्यादा आया, बावजूद उसके काम हुए, कुछ अधूरा रह गया था, वो हम लोग के कोटे में डाल दिया। मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, वहाँ सुपर स्पेशलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज चालू हो गए। इतने नए कॉलेज में मुझे नहीं लगता है कि लगभग 48-49 पोस्ट ग्रेजुएशन के पोस्ट हम लोग को स्थान
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को मिले, वो ओपी जी ने याद नहीं किया। खैर, उन्होंने याद किया तो कांग्रेस के कारण ये बिल्डिंग ऐसी रह गई। उनको याद भी होगा जरूर, अभी भी याद होगा कि जैसे ये सरकार नहीं बनी तो मैंने उनसे भी संपर्क किया था कि इसके लिए अधूरी रह गई है बिल्डिंग, जो फाइनेंशियल अप्रूवल मिला था उससे ज़्यादा खर्चा हो गया है, तो इसलिए सैंक्शन की आवश्यकता है। तो आप लोग भी अगर सहयोग कर देंगे तो काम एक पूरा हो जाएगा। जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चल रहा है और सीएम साहब से भी मैंने निवेदन किया था, मंजूर हुआ पैसा। लेकिन देखिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने हम लोग को याद कर लिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने अपने 4 दिवसीय बस्तर दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सड़क, पुल, अमृत मिशन और जल जीवन मिशन के कार्यों को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभाव कम होने के बाद बस्तर क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी आई है और धरातल पर सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। अरुण साहब ने बताया कि अब अंदरूनी इलाकों में लोग देर रात तक निर्बाध आवाजाही कर पा रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान कई नई जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर लंबित परियोजनाओं को तेज किया जाएगा और विकास कार्यों में गति लाई जाएगी। 4 दिवसीय बस्तर प्रवास से लौटा हूं। कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ऐसे 5 जिलों का 4 दिन में प्रवास किया है। विकास की जो बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं उनका धरातल पे जाकर निरीक्षण किया, उनकी प्रगति का जायजा लिया। जल जीवन मिशन के कामों का निरीक्षण किया, नगरीय प्रशासन विभाग के कामों का, लोक निर्माण विभाग के कामों का भौतिक रूप से जाकर निरीक्षण किया, फील्ड में जाकर निरीक्षण किया और जिले के प्रमुख अधिकारी जो मेरे 4 विभाग हैं उनके साथ बैठक की। बैठक में विस्तार से एक एक योजना, एक एक काम की चर्चा वहां पर की है। आज जब बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है तो जो विकास के काम है, सड़कों का निर्माण हो, ब्रिज का निर्माण हो, अमृत मिशन के काम हो, जल जीवन मिशन के काम हो, इन सब कामों को तेज गति से पूरा करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। और निश्चित रूप से जब मैं धरातल में जा रहा हूं तो लोगों में जो खुशी है, लोग जिस प्रकार से प्रसन्न है और निर्भीक होकर अंदरूनी इलाकों में भी आना जाना कर रहे हैं, देर रात तक आना जाना कर रहे हैं। लोगों में इतनी प्रसन्नता है बस्तर के नक्सल मुक्त होने से, और अब उनमें सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचे। बस्तर मन्ने का आयोजन हुआ, सुशासन तिहार का आयोजन हुआ, सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और तेज गति से विकास करना, इस पर फोकस करके हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये मेरी 4 दिन की यात्रा, मुझे भी बहुत कुछ जानने समझने को मिला है। और लेकिन बस्तर के विकास में, लंबित परियोजनाओं में तेजी आएगी, ये मुझे पूरा उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने बस्तर में खेल और खिलाड़ियों को लेकर चल रही गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन लगातार कराए जा रहे हैं और खेल गतिविधियों को गांव और विकासखंड स्तर तक विस्तार दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को खेलों के माध्यम से समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने किरंदुल सुकमा मार्ग पर आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों से मुलाकात भी की और उनके उत्साह की सराहना की। देखिए, बस्तर में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए बस्तर ओलंपिक जैसे लगातार आयोजन कर रहे हैं और नक्सल मुक्त होने के बाद मैंने खेल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नियमित रूप से वहां पर खेल की गतिविधियां हो, हर गांव में, हर विकास खंड में, ताकि हमारे युवा खेल के मैदान में आए, पसीना बहाएं और देश और समाज के विकास में योगदान करें। इसके लिए निर्देशित किया है। कल जब मैं किरंदुल से सुकमा जा रहा था तो रास्ते में जंगल के में क्रिकेट की प्रतियोगिता हो रही थी और जैसे ही देखा आगे बढ़ गया था। वापस लौटकर
उन खिलाड़ियों के साथ मिला, बातचीत किया, बहुत आनंद आया। खेलने का जुनून है बस्तर के एक एक युवा में, और इसलिए मैंने उनको कहा कि 16 टीमें भाग ले रही थी, उन सभी 16 टीम को क्रिकेट किट उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। उनके मैदान के समतलीकरण की आवश्यकता थी, कलेक्टर को निर्देशित किया है कि उनके लिए मैदान का समतलीकरण करें। तो निश्चित रूप से बस्तर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सुकमा में बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण तेज गति से आगे चल रहा है, जहां पर फुटबॉल के मैदान होगा, टेबल टेनिस का मैदान होगा, बैडमिंटन का मैदान होगा, स्विमिंग पूल होगा, तीरंदाजी, एक ही कैंपस में ये सब निर्माण हो रहा है। तो हम लगातार बस्तर में खेल अधोसंरचना का भी विकास कर रहे हैं, ताकि वहां के खिलाड़ियों को अच्छे अवसर उपलब्ध हो सके और वो आगे बढ़ सके। राजधानी रायपुर की वीआईपी चौक स्थित राम मंदिर के पास इंडियन ऑयल के मुख्य कार्यालय के गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध जताया गया। प्रदर्शन में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमार मेमन, पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे सहित महिला कांग्रेस सदस्य भी शामिल रही। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है और आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमार मेमन ने कहा कि हाल ही में रसोई गैस के दामों में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि इससे पहले भी 60 रुपए की वृद्धि की जा चुकी है। उन्होंने इसी जनता पर लगातार आर्थिक प्रहार बताया है। देखिए, ये प्रदर्शन उस सरकार के खिलाफ है, बिल्कुल संवेदनहीन है, जिसको जनता के मूलभूत जरूरतों से कोई सरोकार नहीं है, जो आम जनता को परेशानी को देख नहीं रही है। लोग पूरे परेशान है महंगाई को लेकर। पहले पेट्रोल बढ़ाया, डीजल बढ़ाया, राशन का दाम बढ़ाया, ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ाया, हर वो चीज जो आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है वो बढ़ाते जा रहे हैं। लोग त्रस्त हो गए, परेशान हो गए, त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन सरकार सोई हुई है, और सोई हुई है, आप सोने का नाटक कर रही है। अभी चुनाव था, चुनाव तक के इन लोगों ने किसी प्रकार के दाम नहीं बढ़ाए। जैसे चुनाव के रिजल्ट आए, इनकी सरकार 3 राज्यों में बनी, उसके बाद इन्होंने दाम बढ़ाने का काम किया। ये अवसरवादी सरकार है। नरेंद्र मोदी जी 12 साल में सिवाय जनता को लूटने का काम करने के और कोई काम इन्होंने नहीं किया है। जो इन्होंने जनधन खाता खोला, उससे लोगों के घर में डकैती करने का मौका इस सरकार को मिल गया। उसके माध्यम से जानने का प्रयास कर लेते हैं कि इसके खाते में कितना पैसा है, और वही तरीके से इन लोगों ने लोगों को लूटने का काम किया है।